ये गर्मियों की एक दोपहर थी। मेरा भाई तेजी से दौड़ता हुआ घर में दाखिल हुआ और दरवाज़ा बंद करके वो अलमारी के पीछे जाकर छुप गया। उसकी ये हालत देखकर हम सभी बहुत हैरान थे। अम्मा जो रोटी पका रही थी, वो जवान बेटे को इस तरह देखकर अम्मा ने आवाज़ देकर पूछा, रोहन क्या हुआ है? मैं भी हैरत से भाई को देख रही थी। वो कोई छोटा बच्चा नहीं था, 25 साल का एक जवान लड़का था। उसका यूं अलमारी के पीछे छुपना और थर-थर काँपना हम सबको परेशान कर गया था। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उसे अलमारी के पीछे से बाहर निकाला। पूछा, क्या हुआ है रोहन? रोहन ऐसी अजीब हरकतें क्यों कर रहा है? वो घबराते हुए कहने लगा, अम्मा मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया है। अम्मा मुझे छुपा लो। वो थर-थर काँपते हुए अम्मा के बाजू में छुपने की कोशिश कर रहा था और उसकी ये हालत मेरी और अम्मा दोनों को लिए बहुत हैरान थी। मेरे भाई गांव का गबरू जवान था। वो तो किसी बात से नहीं डरता था। फिर ऐसा क्या हुआ था कि उसकी ये हालत हो गई थी? मैंने गलती से एक इंसान की जान ले ली है। मेरे सामने वो दम तोड़ गया। उसके पूरे कपड़ों पर खून ही खून था। आसपास ज़मीन पर भी खून फैला हुआ था। अम्मा मैंने एक इंसान की जान ले ली है। मैंने उसे मार दिया। अम्मा मेरे हाथों से उसका कत्ल हो गया। भाई अपने हाथों को देखते हुए रो रहा था और उसकी बात सुनकर हम सब के कदमों तले ज़मीन निकल गई थी। कत्ल मेरे? और अम्मा के मुंह से ये लफ्ज़ निकला था। अम्मा ने परेशानी की हालत में पूछा, रोहन क्या कह रहा है? अगर ये कोई मजाक है तो भगवान के लिए ऐसा मजाक ना करो। किसी की जान लेना कोई छोटी बात तो नहीं है। और तुम ऐसे इंसान तो नहीं हो जो किसी को तकलीफ़ पहुंचाओ। बात कुछ और होगी। ठीक तरीके से बताओ क्या हुआ है? तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है क्या? या फिर कोई सपना देख लिया है? रोहन भाई की बात पर अम्मा को यकीन ही नहीं आया था। रोहन भाई ने तो कभी मजाक में भी किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई थी। वह तो बहुत मोहब्बत करने वाले इंसान थे। पापा के जाने के बाद जिस तरह से उन्होंने मुझे और अम्मा को संभाला था, पूरे गांव की उनकी तारीफ़ करता था। अक्सर खेतों पर काम करने के बाद वो चारपाई पर किसी पेड़ के नीचे आराम कर लिया करते थे। इसीलिए अम्मा को लग रहा था कि शायद रोहन ने कोई सपना देख लिया है और वह डरकर घर आ गया है। रोहन भाई रोते हुए कहने लगा, मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया। हम तो बस सारे दोस्त ऐसे ही मजाक मस्ती कर रहे थे। दोस्तों ने शर्त लगाई थी कि जिसका दूर का निशाना अच्छा होगा उसे इनाम मिलेगा। तो बस मैंने ऐसे ही बंदूक पकड़ी और निशाना लगाने लगा, लेकिन मैंने कभी बंदूक को हाथ नहीं लगाया था, इसलिए मेरा निशाना चूक गया और दूर खेतों की तरफ से आते हुए एक आदमी को गोली लग गई। मैंने जाकर देखा तो वो उसी वक्त अपनी जान से हाथ धो बैठा था, क्योंकि गोली सीधे उसके सर पर लगी थी। मैंने जानबूझकर कुछ नहीं किया था, लेकिन फिर भी मुझसे कत्ल हो गया है। मैंने एक इंसान की जान ले ली है। रोहन भाई कपकपाते हुए रो रहे थे और वही बातें दोहरा रहे थे। मैं और अम्मा परेशानी की हालत में एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। अम्मा को कुछ होश आया तो अम्मा ने हकलाते हुए पूछा, रोहन तूने किसी की जान ली है? गांव में किसका घर उजाड़ा है? बता। अम्मा की बात सुनकर रोहन भाई चौंके। कहने लगे, अम्मा वो कोई गांव का बंदा नहीं था। वो कोई नया चेहरा था। मैंने उसे पहले कभी गांव में नहीं देखा। गांव का तो कोई आदमी उस तरफ जाता भी नहीं है। न जाने वो कौन था। शायद कहीं और से हमारे गांव में आ रहा था, या फिर हमारे गांव की किसी आदमी का कोई रिश्तेदार होगा। ये सुनकर तो अम्मा को और टेंशन हो गई कि ना जाने भाई ने किसकी जान ले ली है। दोपहर से शाम हो गई और हर तरफ खामोशी थी। अम्मा को भी सुकून हो गया कि शायद किसी को रोहन के भाई की इस हरकत के बारे में पता नहीं चला सका है। अम्मा ने बड़ी मुश्किल से उसका रोना धोना ख़त्म करवाया और उन्हें बताया कि वो इस बात का जिक्र किसी के सामने ना करे। लेकिन रात के वक्त घर का दरवाज़ा बजने लगा। अम्मा ने रोहन भाई के कमरे में छुपाया और जब दरवाज़ा खोला तो गांव के लोग सामने खड़े थे। वो लोग अम्मा से रोहन भाई के बारे में पूछ रहे थे। पूरे गांव में उस वक्त खबर फैल गई कि रोहन ने किसी आदमी को मार दिया है। अम्मा ने झूठ कह दिया कि रोहन तो घर पर नहीं है। वह लोग कहने लगे कि जब रोहन घर आ जाए तो उसे फ़ौरन सरदार की हवेली पहुंचा देना। उसने एक आदमी का कत्ल किया है और दूसरा जिस आदमी को मारा है उसकी वजह से बड़ी मुसीबत आ गई है। वो दूसरे गांव का सरदार का बेटा था जो मारा गया है। वह यहाँ बड़े सरदार से मुलाकात के लिए आया हुआ था।
वह गांव के खेतों में घूम फिर रहा था। जब रोहन की गोली उसको लगी तो वो मर गया। दूसरे गांव के सरदार के बेटे का कत्ल हमारे गांव में हुआ है। रोहन को ये बात छुपानी नहीं चाहिए थी। वो तो उस गांव से कुछ लोग ही सरदार को ढूंढते हुए यहाँ आए और फिर हमारे सरदार ने तलाश करवाई तो उसकी डेड बॉडी मिली। और रोहन के दोस्तों ने इस बात की गवाही भी दी है कि ये कत्ल रोहन ने ही किया है। इस कत्ल की वजह से दोनों गांव में दुश्मनी की शुरुआत होगी तो फिर गांव वालों को भी बहुत नुकसान पहुंचेगा। इसलिए रोहन को उन लोगों के हवाले करना ही हम सबके हक में बेहतर है। उन लोगों की बातें सुनकर तो हमारे होश हवास उड़ गए थे। कोई मामूली इंसान होता तो शायद कुछ ले देकर बात बन जाती, या फिर अम्मा और मैं उन लोगों के पांव पकड़कर माफ़ी मांग लेती, क्योंकि सभी रोहन भाई की शराफत के गवाह थे। सभी जानते थे कि वह ऐसी कोई हरकत जानबूझकर नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ तो बात दूसरे गांव के सरदार की थी। थोड़ी ही देर गुरुजी की गांव के सरदार के लोग हमारे घर में घुस आए। अम्मा उन्हें रोकती रह गई, लेकिन उन्होंने पूरे घर की तलाशी ली और थोड़ी देर बाद रोहन भाई को घसीटते हुए अपने साथ ले गए। अम्मा उनके पीछे पीछे चीखती हुई भाग रही थी। मेरा हाल भी ऐसा ही था। मेरे सिर पर बाप का साया नहीं था। रोहन भाई ही हमारे सहारे थे। हमें किसी सूरत उनके साथ कुछ बुरा होता नहीं देख सकते थे। रोहन भाई ने हमेशा मुझे एक बाप की तरह पाला था। मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती थी। अपने भाई को इस तरह से गांव के कच्चे रास्ते पर घसीटते हुए देखकर मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। न मुझे अपने दुपट्टे का होश था, न चप्पल का। ऐसे ही हम पंचायत में पहुंच गए, जहां बड़े सरदार तो बैठे ही थे, उनके साथ एक और सरदार भी बैठे थे, जो यकीनन दूसरे गांव के थे। रोहन भाई को देखते ही वो सुर्ख चेहरे से के साथ खड़े हो गए। इंतहाई गुस्से में रोहन भाई से कहने लगे कि अपने बेटे की अंतिम संस्कार तक मैंने बिल्कुल खामोशी रखी है, लेकिन अब मुजरिम को सज़ा देने का वक्त आ गया है। मैं तुम्हें उसी तरह सिर में गोली मारूंगा जैसे तुमने मेरे जात बेटे को मारा है। दूसरे गांव के सरदार का इतना गुस्सा ज़्यादा था कि वहाँ मौजूद सारे ही लोगों में हड़कंप मच गया। अम्मा फ़ौरन बड़े सरदार के पैरों में गिर गई। कहने लगी, सरदार साहब, मेरे बेटे ने जानबूझकर कुछ नहीं किया। जो भी कुछ किया हुआ वो गलती से हुआ है। बड़े सरदार ने अम्मा को एक ठोकर मारी। कहने लगे, क्या तुम्हें नहीं मालूम, कत्ल का बदला कत्ल है। तुम्हारे बेटे ने मेरी बेटी की जान ली है, अब बदले में उसे अपनी जान देनी होगी। ये कहते हुए उन्होंने अपनी बड़ी सी बंदूक को लोड किया। अम्मा की चीख बुलंद हुई और फिर अम्मा ने ऐसी बात कही जिसे सुनकर चारों तरफ सन्नाटा छा गया। अम्मा कहने लगी कि खून के बदले सिर्फ खून नहीं होता, खून की कीमत भी होती है। आप चाहें तो हमसे खून की कीमत ले लें, लेकिन मेरे जवान बेटे को छोड़ दें। मैं विधवा औरत हूँ। पति के मरने के बाद रोहन के सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। मैं जो अम्मा के पीछे खड़ी थी, भाई का हाथ पकड़े हुई थी। सरदार ने मेरी तरफ एक गहरी नज़र डाली। कहने लगा, ये तुम्हारी बेटी है। अम्मा ने कहा, हाँ। सरदार ने सर से पाँव तक गौर से मुझे देखा, फिर कहने लगा, ठीक है, खून की कीमत में इसे हमारे हवाले कर दो। ये हमारे साथ हमारे गांव जाएगी। ये कहकर उन्होंने अपने नौकरों को इशारा किया। उन्होंने एक नौकर को आगे बढ़ाकर कहा, मेरा हाथ पकड़ा और मुझे घसीटते हुए बड़े सरदार की तरफ ले गया। कितनी ही देर तक मैं अम्मा की मदद की तलब नज़रों से देख रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे लगा था कि अम्मा बड़े सरदार के पैरों में पड़ेगी, मुझे बचाने की कोशिश करेगी, लेकिन अम्मा 2 कदम पीछे हट गई थी। कहने लगी, मैं रोहन को जान बख्शने की शुक्रिया। मैंने अपनी प्रीति को आपके हवाले कर दिया है। इसे मैं खून की कीमत में देती हूँ। अम्मा ने सारे गांव वालों के सामने मुझसे मुंह फेर कर खड़ी हो गई थी। मैं अब बड़े सरदार की मालकियात बन गई थी और ये बात मेरे लिए नाकाबिले यकीन थी। अम्मा ने रोहन भाई को बचाने के लिए मेरी ज़िंदगी कुर्बान कर दी थी। मैं भी रोहन भाई की ज़िंदगी चाहती थी। मैं अपने भाई को सही सलामत देखना चाहती थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि उसके बदले मुझे अपनी पूरी ज़िंदगी की कुर्बानी देनी होगी। बड़े सरदार के आदमी मुझे घसीटते हुए गाड़ी में डाल चुके थे और काफ़िला रवाना हो गया था। मुझे दूसरे गांव उनकी हवेली में जाना था। मैं सारा रास्ता रोती रही, बार बार खिड़की से बाहर सर निकालती और देखती। मुझे ये लगता था कि मेरी माँ गाड़ी के पीछे दौड़ती हुई आएगी, मुझे आवाज़ें देगी, मुझे रोकने की कोशिश करेगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। हम दूसरे गांव की बड़ी सी हवेली में पहुंच गए थे। वहां शोक मनाया जा रहा था। गांव के लोग आ जा रहे थे। हवेली पूरी तरह से रोशन थी। रात में भी
दिन की तरह लग रहा था। बड़े सरदार ने मुझे अपनी बीवी के आगे फेंक दिया और कहने लगा, इसे खून की कीमत में लाया हूँ। अब तुम बताओ इसका क्या करना है। ये सुनकर बड़ी सरदारनी ने नफरत से मेरी तरफ देखा। कहने लगी, शादी का बंदोबस्त करो, वीर वीर के साथ इसका शादी होगा। अब ये सारी ज़िंदगी इस हवेली की दीवारों में सर टकराएगी। वीर की बीवी बनेगी तो इसे पता चलेगा कि किसी की जान लेने का किसे कहते हैं। बड़ी सरदारनी की बात सुनकर मेरे होश उड़ गए थे। मुझे ज़बरदस्त एक कमरे में बंद कर दिया गया था। फिर कुछ ही देर बाद शादी का सिलसिला शुरू हुआ। रात के 2 बजे के करीब मेरा शादी हुआ था। सरदार ने अपने बेटे की राख पकड़कर कसम खाई थी कि वह उसके खून का बदला लेगा। इसीलिए उसी रात के अंधेरे में मेरा वीर के साथ शादी भी हो गया था। मैं नहीं जानती थी कि वह कौन था, कैसा था, या फिर शादी के बाद मेरे साथ क्या होने वाला था। मुझे बस इतना मालूम था कि अब मैं कभी वापस अपने घर नहीं जा पाऊंगी, अपनी माँ और भाई की शक्ल नहीं देख पाऊंगी। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह कांटों पर गुजरेगी। मैंने शादी कर ली और ख़ुद को एक अनदेखे शख्स के साथ हवाले कर दिया था। थोड़ी देर बाद मुझे पकड़कर एक दूसरे कमरे में पहुंचा दिया गया, जो बहुत बड़ा सा आलीशान था। मेरे साथ साथ एक अधेड़ उम्र नौकरानी थी, मेरे साथ चली जा रही थी। मुझे रोता हुआ देखकर वह नौकरानी कहने लगी कि तुम तो शुक्र मनाओ मैडम कि तुम्हें यहाँ नौकरानी नहीं बनाया, बल्कि तुम्हें सरदार के बेटे की बीवी बनी हो। एक तरह से सरदारनी कहलाओगी। उसकी बात सुनकर मैं उछल पड़ी थी कि सरदार ने मेरी शादी अपने बेटे से करवाई थी। मुझे तो लगा था कि वो मुझे अपने किसी नौकर के हवाले करेगा। मैं बेयकीनी के हालात में उसे देख रही थी। फिर वो कमरे से निकलकर बाहर चली गई। मैं आलीशान बिस्तर पर बैठी थी, अपनी किस्मत पर मातम कर रही थी। तभी कमरे का दरवाज़ा खुला और एक लंबा चौड़ा 30 साल का आदमी अंदर दाखिल हुआ। अंदर आते ही उसने ज़ोर से दरवाज़ा बंद किया। मेरी रूह कांप उठी। मुझे लगा कि वो मेरे करीब आएगा, मुझे मारेगा, पीटेगा, अपने भाई की मौत का जिम्मेदार ठहराएगा और बदला लेने के लिए किसी भी हद तक चला जाएगा। लेकिन उस वक्त मैं हैरान रह गई जब वह बिस्तर पर चढ़ गया और उछल कूद करने लगा। वह खूब ज़ोर ज़ोर से नाच रहा था और फिर अचानक ही वह मेरे करीब आ बैठा। कहने लगा, मेरी दुल्हन तो बड़ी खूबसूरत है। उसने मेरे गालों को अपने हाथों में दबोचा और फिर गौर से मेरी आंखों में देखने लगा। मैं हैरत से उसे खूबसूरत लंबे चौड़े जवान को देख रही थी, जो किसी मासूम बच्चे की तरह आंखें जमा कर मुझे देख रहा था। फिर अचानक उसने मेरे हाथों को पकड़ लिया। कहने लगा, तुम मेरी दुल्हन हो ना, मेरे साथ रहोगी। मैंने बस बड़ी मुश्किल से हाँ में सर हिलाया तो वह खुशी से नाचने लगा। पूरे कमरे को उसने देखते ही देखते तहस नहस कर दिया। फिर मेरे करीब आया, मेरा दुपट्टा खींचकर कहने लगा, ये लाल क्यों है, लाल क्यों नहीं है? दुल्हन तो लाल कपड़े पहनती है। मैं अभी तक अपने उसी गुलाबी जोड़े में थी जो मैंने अपनी माँ के घर में पहना हुआ था। मैं परेशान से कभी उसे तो कभी अपने जोड़ों को देख रही थी। उसने मेरा दुपट्टा दूर फेंका, फिर चीखने चिल्लाने लगा, मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाओ, मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाओ। उसकी चीखों की आवाज़ पूरी सरदारनी के कमरे में आई। फिर उन्होंने घूर के मुझे देखा। कहने लगी, ये तुम्हारा पति है। आज से वीर को संभालना तुम्हारी जिम्मेदारी है। अब तुम इसे बताओ कि तुम्हारे पास लाल जोड़ा नहीं है। अपनी माँ की आवाज़ सुनकर वीर उनसे नाराज़ हो गया। कहने लगा, मम्मी, मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा क्यों नहीं पहनाया? मेरी दुल्हन को लाल जोड़ा पहनाओ। उन्होंने कुछ देर बेटे को समझाने की कोशिश की, लेकिन फिर उसकी ज़िद पर उन्होंने फ़ौरन नौकर से एक लाल जोड़ा मंगवाया और मेरे हवाले कर दिया। मैं थोड़ी ही देर में लाल जोड़े में वीर के सामने खड़ी थी और वह बच्चों की तरह तालियां बजा रहा था। बड़ी सरदारनी कहने लगी, मेरा बेटा पागल है। आज से तुम्हें इसकी देखभाल करनी होगी और अगर मेरे बेटे पर ज़रा भी आँच आई तो मैं तुम्हारी जान अपने हाथों से ले लूँगी। वो मुझे धमकाते हुए अपने कमरे में चली गई, जबकि उनके जाते ही वीर मुझे अपने सामने बिठाकर घूर घूर कर देख रहा था। लाल दुपट्टा देखकर तो उसकी खुशी की इंतहा ना रही थी। तालियां बजाते हुए कहने लगा, मेरी शादी हो गई, मेरी शादी हो गई, और भी ज़ोर ज़ोर से फूट फूट कर रोने लगी, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में जो अंधेरा था वो हद से ज़्यादा भयानक था। एक ऐसे आदमी के साथ जो दिमागी तौर पर बिल्कुल भी ठीक नहीं था, उसके साथ सारी ज़िंदगी गुजारने एक बदतर सज़ा थी। मुझे रोता हुआ देखकर वीर मुझे चुप करवाने की कोशिश कर रहा था। मैंने अपने जज्बातों पर काबू पाया, खुद को वीर के हवाले कर दिया। वक्त तेज़ी से गुजरने लगा। मैं अपने आप को इन हालातों में समझौता करने के लिए राज़ी कर चुकी थी। सारा दिन मैं कमरे में बंद रहती, वीर मेरे आसपास खेलता रहता।
मैं उसका ख्याल रखती मगर वह हर वह काम करता जिससे उसे चोट लगती और ऐसे में उसे संभालना बहुत मुश्किल होता। कई दिनों बाद एक दिन वीर हवेली से बाहर जाने की जिद करने लगा। वो सरदारनी के पीछे लगा था कि वो मुझे लेकर गांव में घूमे फिरेगा। पहले तो उन्होंने इजाज़त नहीं दी, लेकिन फिर गार्ड के साथ हमें गांव में भिजवा दिया गया। वो मुझे लेकर अपने बागों में घूमने लगा। मैं कई दिनों बाद खुली हवा में आई थी। मैं खुलकर सांस ले रही थी। मुझे अपने गांव याद आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि ये मेरा ही गांव है। शायद सब गांव एक जैसे ही होते हैं। गांव के लोग मुझे घूर घूर कर देख रहे थे। सभी जानते थे कि मैं खून की कीमत में आई हूँ, जबकि वीर यहाँ भी बच्चों की तरह खेल रहा था। काफ़ी देर घूम फिर कर जब मैं वापस हवेली लौटी तो मेरा दिमाग काफ़ी हद तक फ्रेश हो चुका था। मैंने वीर के बारे में जानने की कोशिश की कि उसके साथ मसला क्या है। फिर मुझे पता चला कि वह किसी सदमे से गुजरकर इस तरह हालात में पहुंचा है। उसने खेल खेल में अपनी दादी को धक्का दिया था। उसकी दादी सीढ़ियों के से गिरकर इस दुनिया से चली गई थी और इसी सदमे ने उसका ये हाल कर दिया था। मुझे उसके अतीत के बारे में पता चला तो मैं उसका और भी ज़्यादा ख्याल रखने लगी। हवेली में एक डॉक्टर उसके इलाज के लिए आता था। एक दिन उस डॉक्टर ने मुझे अपने सामने बिठाया। कहने लगा कि वीर वीर को सिर्फ मोहब्बत और केयर की ज़रूरत है। वो बिल्कुल ठीक हो सकता है। उसे वक्त पर दवाइयाँ दें और उसके इलाज में मेरी मदद करें। जैसे जैसे डॉक्टर ने कहा मैंने वैसे वैसे करना शुरू कर दिया। मैं बार बार वीर को यही समझाती कि उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया था। वो सिर्फ और सिर्फ एक हादसा था। मुझे संजय वीर ने मोहब्बत हो गई थी मुझे। कुछ ही अरसे के बाद वीर में काफ़ी बदलाव आना शुरू हो गया था। मेरा हाथ पकड़कर उसने ज़िंदगी जीने का रास्ते पर कदम रखा था। उसके बाद वह बहुत बेहतर हो गया। आहिस्ता आहिस्ता ना सिर्फ उसकी हालत में सुधार आया बल्कि वो हमारे रिश्तों को भी कबूल करने लगा। हम दोनों के दरमियान सब कुछ ठीक हो रहा था और फिर तकरीबन 4 साल बाद मेरी ज़िंदगी में वो दिन आया जब मेरा पति पूरी तरह सेहतमंद हो गया था। वह अतीत के उस ड्रामा से निकल गया था जिसकी वजह से वह दिमागी तौर पर बच्चा बन गया था। मेरे लिए शायद इससे ज़्यादा खुशी की बात कोई और हो ही नहीं सकती थी। मैंने अपनी मेहनत, मोहब्बत और केयर से वीर को ठीक किया था। गुजरे 4 साल में मैं अपने घर को भी भूल गई थी। कभी कभी मुझे अपनी माँ और भाई की याद आती थी, लेकिन वीर की मोहब्बत चंद लम्हों में मुझे उस दुख से बाहर निकाल देती थी। वीर ने न सिर्फ मेरे हक अदा किए थे बल्कि कभी कभी तो उसके अंदाज में इतनी मोहब्बत होती थी कि मैं अपने आप को खुशनसीब समझने लगती थी। वो न सिर्फ मुझसे बेहद मोहब्बत करता था बल्कि मेरी बहुत इज्जत भी करता था और यही बात मुझे उसके और भी करीब कर दिया करती थी। वीर के अंदर सरदारों जैसी कोई बात नहीं थी। वो बिल्कुल आम इंसान जैसा था, सीधा साधा शरीफ मोहब्बत करने वाला मर्द। कभी कभी तो मेरा हाथ पकड़कर इस तरह मोहब्बत का इजहार करता कि मैं उसके लफ्ज़ों में जकड़ जाती। वो मेरे करीब होता तो मुझे कोई गम महसूस न होता। मैं अतीत की हर बात को वीर के मोहब्बत के आगे भुला चुकी थी। मैंने अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह से कबूल कर लिया था और अब तो मैं अपनी ज़िंदगी वीर के संग जीना चाहती थी। मुझे लगा था कि अब मेरी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है। मैं हमेशा वीर के साथ एक खूबसूरत ज़िंदगी गुजार सकूंगी। लेकिन क़यामत तो मुझ पर उस वक्त टूट पड़ी जब सरदार ने वीर की शादी का ऐलान कर दिया। उनकी बात सुनकर मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। वह कहने लगे कि मैं दूसरे गांव के सरदार की बेटी से अपने बेटे की शादी करूंगा। सारे गांव में खूब जश्न होगा। हवेली में अब खुशियां मनाई जाएंगी। ये सुनकर मैं जो एक कोने में खड़ी थी, मुझे ऐसा लगा कि मेरे सिर पर आसमान गिर गया हो। मैं वीर की बीवी थी और मेरे ही सामने उसकी दूसरी शादी की बात हो रही थी। वीर भी अपने बाप की तरफ देख रहा था। वीर को अभी तक मेरी हकीकत मालूम नहीं थी कि मैं उसकी बीवी कैसे बनी। उसे उसके भाई के कत्ल के बारे में भी कुछ ज़्यादा मालूम नहीं था। उससे ये बात हमेशा छुपाई गई थी ताकि उसके दिमाग पर और असर न पड़े। मगर आज बड़े सरदार ने उसे बता दिया कि मैं उसके भाई की मौत के बदले में उसकी बीवी बनकर आई हूँ। वो कहने लगे कि खून की कीमत में आई ये लड़की अब एक नौकरानी के तौर पर सारी ज़िंदगी हमारे घर में नौकरी करेगी और हम धूमधाम से तुम्हारी शादी करेंगे। हमें वारिस चाहिए क्योंकि अब तुम हमारे इकलौते बेटे हो। मेरे लिए और वहाँ रुकना नामुमकिन था। मैं अपने कमरे में चली आई
और फूट फूट कर रोने लगी। शायद मेरे मुकद्दर में रोना ही लिखा था। मुझे यकीन था कि ये जानने के बाद कि मैं उसके भाई की कातिल की बहन हूँ, वो मुझे कभी नहीं अपनाएगा। खून की कीमत में आई लड़कियों की क्या हैसियत होती है, ये हम गांव वाली लड़कियों से अच्छे कौन जान सकता है। मुझे भी पता था कि मैं सिवाय मिट्टी के और कुछ भी नहीं हूँ, मगर मेरे लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल था अब अपने पति को बांटना। मैं वीर से बेइंतहा मोहब्बत करती थी और उसे किसी और के साथ देखना मेरे लिए हरगिज़ भी मुमकिन नहीं था। मैंने 4 साल दिन रात उसकी देखभाल की थी, उसका ख्याल रखा था। मेरी ज़िंदगी में उसके सिवा कुछ भी नहीं था। कुछ देर बाद वीर कमरे में आया और मेरी हालत देखकर मेरे सामने आ बैठा। पूछने लगा, क्या बात है अंजलि, क्यों रो रही हो? मैंने बड़ी मुश्किल से उसे बताया कि मैं अपने बाप की बात सुन चुकी हूँ। उसकी शादी की बात मुझे तकलीफ़ पहुँचाई है। मैंने उसके पाँव पकड़ लिए। मैंने कहा, वीर आप चाहें तो दूसरी शादी कर लें, लेकिन मुझे तलाक ना दीजिएगा, मुझे अपनी ज़िंदगी से ना निकालिएगा, मैं मर जाऊँगी। मेरे आंसू देखकर वीर ने मुझे सीने से लगा लिया। कहने लगा, पापा को वारिस चाहिए और हम उनके लिए मुझे दूसरी शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम मेरी बीवी हो और मैं तुम्हारे ज़रिए पापा को वारिस दे सकता हूँ। वीर के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट थी। मैंने हैरत से वीर को देखा और पूछा, क्या आप ये जानते हुए भी मुझे अपनी बीवी का दर्जा देंगे कि मैं आपके भाई की कातिल की बहन हूँ? वीर मुस्कुराकर कहने लगा कि जिस तरह मैंने अपनी दादी को जानबूझकर नहीं मारा था, बिल्कुल इसी तरह तुम्हारे भाई ने मेरे भाई को जानबूझकर कत्ल नहीं किया था। मैंने पापा से सारी बात पूछी थी। पापा ने खुद इस बात का इजहार किया था कि तुम्हारे भाई की गोली गलती से मेरे भाई को लग गई थी। फिर मैं उसकी सज़ा तुम्हें कैसे दे सकता हूँ? वीर ने ना सिर्फ मुझे माफ़ किया था, बल्कि हवेली में सरदारनी का दर्जा भी दिया था। वो मेरा बहुत ख्याल रखता था। मेरी ज़िंदगी पूरी तरह से खुशियों से भर गई थी। कभी कभी मुझे यकीन नहीं आता था कि खून की कीमत में आई लड़कियों की ऐसी इज्जत भी मिलती है। लेकिन अगर मर्द खुद इज्जतदार हो तो वह औरत को इज्जत ज़रूर देता है, और ये बात मैंने वीर से सीखी है। मैं प्रेग्नेंट हो चुकी थी। जल्द ही मैं हवेली की वारिस देने वाली हूँ। मुझे यकीन है कि उसके बाद मेरी ज़िंदगी में और भी खुशियाँ होंगी। वीर की मम्मी यानी बड़ी सरदारनी ने भी मुझे अपनी बहू कबूल कर लिया है, क्योंकि गुज़रे 4 सालों में मैंने उनकी आंखों के सामने उनके बेटों के लिए बहुत कुछ किया है, और अब मैं इस हवेली की वारिस देने जा रही हूँ। आप सबसे यही गुजारिश करती हूँ कि मेरे लिए प्रार्थना करें। तो दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताइए। अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।